हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे, शब्द शक्ति का तीसरा भाग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है। पहले हम शब्द शक्ति में पढ़ चुके हैं, ये शब्द भेद और योग रूढ़ यौगिक शब्द ये सब पढ़ चुके हैं। अभिधा शब्द शक्ति के बाद यौगिक शब्द और शब्द रूढ़ योग रूढ़ ये सब पढ़ चुके हैं। वाचक शब्द, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, यादृच्छिक तक आगे के सेकेंड क्लास में पढ़ देख सकते हैं आप। योग रूढ़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। तो लक्षणा शब्द शक्ति देखते हैं क्या है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देखते हैं। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जिस शक्ति के द्वारा अभिधेयार्थ के से संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और भेद में मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर जिस शक्ति का अभिधेयार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। स्पष्टीकरण से देखते हैं कि स्पष्टीकरण में अभिधा में वाच्यार्थ होता है, वैसे ही लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। लक्ष्यार्थ वाले शब्द को लक्षक या लाक्षणिक कहा जाता है। तो अभिधा में दिए गए उदाहरण कमल शब्द को यहाँ कमल का सामान्य अर्थ सरोवर उत्पन्न होने वाले पुष्प विशेष अरुणोदय से है कि कई समय खिलता है और देखने में सुंदर होता है, लक्षणा में कहा जाएगा। रानी कमल मुखी है। कमल शब्द सुनते ही पुष्प विशेष कोमलता और सुंदरता की छवि हमारे ध्यान में आ जाती है, परंतु रानी का मुख कहाँ आँखें, नाक, कान, गोरा दमकता मुखड़ा, कहाँ कोमल कमलिया पंखुड़ियों वाला कमल। रानी के मुख को कमल क्यों कहा जाता है? इस प्रकार सुरेश को गधा क्यों कहा जाता है? तो लक्षण के आधार पर ये सब है, क्योंकि रानी में वैसा गुण है और लक्षण है इसलिए कहा जाता है, और सुरेश में मूर्खता होगी इसीलिए कहा जाता है। तो जानवर सुरेश मनुष्य है, जैसे गधा जैसा जानवर है। तो रानी के मुख को कमल कहने में, सुरेश को गधा बताने में मुख्यार्थ ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता। तब कमल ही की कोमलता और कामनीयता तथा गधा की मूर्खता का विचार करके अभिप्रेत वास्तविक बात को लक्ष्यार्थ से संबंधित कर पाते हैं। तो रानी की कमल से आकर्षक कामनीय मुख वाली, सुरेश गधे और समान। तो इस प्रकार है कि लक्षणा को समझने के 4 सोपान हैं। तो रानी को मुख्य कमल का, सुरेश को गधा बताने का मुख्यार्थ ग्रहण है और संभव है, तब कमल की कोमलता और कामनीयता, गधा की मूर्खता विचार करके अभिप्रेत वास्तविक लक्ष्यार्थ से संबंधित है लेते हैं। तो रानी कमल से आकर्षक कामनीय मुख वाली है और मूर्ख व्यक्ति है, सुरेश मूर्ख व्यक्ति है। लक्षणा को समझने के लिए 4 सोपान दिए गए हैं। शब्द शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण, समझने में सबसे कठिन है। यदि थोड़ा धीरज से समझे तो कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाती है। एक बार लक्षणा शक्ति समझ में आते ही कविता समझ में आने लगती, पैनी परखर हो जाती है। लक्षणा को समझने में एक एक करके 4
लक्षण समझने के लिए मुख्यार्थ ये 4 बातें ध्यान रखना है। पहला, मुख्यार्थ। पहला है मुख्यार्थ में बाधा, जैसे कि अविधा शब्द शक्ति। अविधा मुख्यार्थ बाधा में होता है, चल जाता है। मुख्यार्थ मात्रा में काम लेने से चल जाता है। और वैसे ही लक्षणा में मुख्यार्थ ग्रहण काम में नहीं चलता। मुख्यार्थ से भिन्न अन्य शब्द अर्थ प्रतीत होता है। मुख्यार्थ ग्रहण न होने पर उसे संबंधित अर्थ आभासित होने लगता है। उस भिन्न अर्थ का मुख्यार्थ संबंधता लक्ष्यार्थ के रूप में गृहीत हो, भिन्न अर्थ का उसका कुछ न कुछ संबंध मुख्यार्थ से अवश्य होता है। जैसे कमल को कामनीयता और गधा में मूर्खता अर्थ लेना मुख्यार्थ संबंध से को ही बताता है। यानी यदि कमल में कामनीयता है, सुंदरता, और उसमें रानी में सुंदरता है, तो यह मुख्यार्थ का है। लक्षणा और मुख्यार्थ का संबंध है कि किसी में लक्षण है और किसी में मुख्य भाव में मुख्यार्थ है। तो इस प्रकार है। फिर आगे देखते हैं। फिर न वो जैसे सुंदरता ना होती तो गधा में मूर्खता का लक्षण ना होता, तो इनसे लक्ष्यार्थ लेना संभव नहीं होता। फिर चौथा में है लक्ष्यार्थ की प्रतीति का मूल, रूढ़ि और प्रयोजन का होना मुख्यार्थ से भिन्न होता है। तो फिर लक्ष्यार्थ की प्रतीति का मूल, रूढ़ि, प्रयोजन होना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको पढ़ने में बोरियत तो होती है, एक ही चीज़ बार बार घूम घूम के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से थोड़ी सी अंतर स्पष्ट होती है। लक्ष्यार्थ प्रतीत रूढ़ि प्रयोजन है। अब एग्जाम में तो रूढ़ि प्रयोजन पूछ देगा, फिर ये एकदम स्पष्ट होना ज़रूरी है। तो पूरे पढ़ने से समझ में आ जाएगी। मूल, रूढ़ि, प्रयोजन की आवश्यकता है। मूर्खता के लिए गधा कहना मूर्खता है, सुंदरता है, हेतु कमल का प्रयोग करना रूढ़ि बन गया है। जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां का उदाहरण से देखते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स पूरे ही पढ़ने में पूरी तरह समझ में आएगी। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी की 2 पंक्ति हैं। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ भोर की पहली वेला उषा काल को लक्ष्मी का रूप दिया गया बताना, उसकी किरणों को तीर बताना लक्ष्यार्थ का ग्रहण से संभव है। तो अब समझने के लिए बोलचाल का वाक्य लेते हैं। देखो, यह सिंह चला जा रहा है। पहला सोपान, वह जो व्यक्ति है, जो वह पुरुष है, ना कि जंगल में रहने वाला सिंह है, और वह सिंह समझना कैसे संभव है। यह तो मुख्यार्थ बाधा वाली पहली स्थिति हुई। व्यक्ति मनुष्य है, सिंह नहीं, क्योंकि वह सिंह जैसी आकृति आकार वाला नहीं है। फिर दूसरा सोपान में देखते हैं मुख्यार्थ, यानी अवध्यार्थ ना लेने पर मुख्यार्थ ग्रहण करने की दशा में पाते हैं। वह सिंह जैसी वीरता, धीरता और लक्षण पाए जाते हैं। लक्षणों को प्रतीति हमें लक्ष्यार्थ में प्रतीत होती है, वह सिंह के सिंहत्व को कल्पना करने में है। तो फिर तीसरा देखते हैं कि तीसरी स्थिति के बाद हम से ही स्पष्ट है कि वह हम सिंह के सिंहत्व को लक्षणों से का वीरता, धीरता आदि पाया जाता है। हमने देखा है कि वह व्यक्ति में इस सिंह जैसे गुण मिलते हैं, अर्थात लक्ष्यार्थ के रूप में लिखा गया है। अलग यह अर्थ मुख्यार्थ शब्द में है। तो फिर कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। तो मतलब ये है कहने का अर्थ कि किसी का उदाहरण दिया जाता है तो उसके कुछ गुण उसमें मिलते हैं, तो उसके द्वारा दिया जाता है, तो वही लक्ष्यार्थ हो जाता है। मुख्यार्थ में लक्ष्यार्थ होता है। चौथा सोपान है कि लक्षणा को समझने की चौथी बात लक्ष्यार्थ की प्रतीति के मूल रूढ़ि होता है। वो उक्त होता है कि वीरता बताने के लिए सिंह की रूढ़ि के सहायक हुई है, क्योंकि वीरता के लिए सिंह रूढ़ हो गया है।
तो फिर एग्जाम में आएगा कि कौन किसके लिए रूढ़ है, तो ये समझना है। लक्षणा के भेद, लक्षणा के अनेकानेक भेद चर्चा विवेचन पूरे आचार्यों ने किया है, पुराने आचार्यों ने किया है, किंतु यहाँ हम लक्षणा के मुख्य भेदों को ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या समझना है कि वीरता को बताने के लिए सिंह का प्रयोग हो रहा है। तो सिंह में ये क्या, सिंह रूढ़ प्रसिद्धि हो गया है कि जिसकी विशेषता को दिया जाता है वो रूढ़ प्रसिद्धि है। और सिंह के मुख्यार्थ अर्थात सिंह जैसा कुछ संबंध अवश्य है, तो इसलिए ये सिंह का ये करना है। तो मोटे तौर से यही समझना है कि कौन किसके लिए मुख्यार्थ और रूढ़ हो रहा है, तो इसमें है। फिर आगे का देखते हैं 15। तो पहले तो लक्षणा के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं, तो रूढ़ि तथा प्रयोजन लक्षणा। तो रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा देखते हैं। जिस सब शक्ति की रूढ़ि परंपरा द्वारा सिद्धि प्राप्त होता है, आधार लक्ष्यार्थ का बोध होता है, उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। स्पष्टीकरण से कि वहाँ मुख्यार्थ में भी लक्ष्यार्थ के आधार पर रूढ़ि प्रचलित परंपरा होती है। तो फ्रेंड्स, हम इसको छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पूरे ही लाया है कि यदि बीच बीच से ना कुछ लाते तो फिर आपको समझ में नहीं आता, और फिर रटने का होता है। रटा हुआ चीज़ एग्ज़ाम में अब काम नहीं आता है, क्योंकि प्रश्न समझ पे आधारित होता है। तो इसीलिए हम पूरे ही लेके आए हैं, पूरे ही बुक से लेके आए हैं, और ऑथेंटिक बुक है, बुक व्याकरण से है। तो देखते हैं। स्पष्टीकरण से मुख्यार्थ भिन्न लक्ष्यार्थ होने के आधार पर रूढ़ि प्रचलित काम करती है, जहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। कमल सुंदरता के लिए, गधा मूर्खता के लिए रूढ़ हो, अतः यहाँ रूढ़ि लक्षणा मानी गई है। एक उदाहरण से है, राम की बात सुनकर श्याम चौकन्ना हो गया। राम की बात सुनकर श्याम चौकन्ना हो गया। तो श्याम कभी चौकन्ना यानी 4 कानों वाला तो नहीं हो सकता, परंतु 2 कानों से ज़्यादा इसे 4 कानों वाला हो सकता है। वैसी सावधानी का लक्ष्यार्थ लेना अभिष्ट है। चौकन्ना सावधानी रखने के लिए रूढ़ हो चुका है। प्रयोजनवती लक्षणा की परिभाषा, जहाँ सब शक्ति द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। स्पष्टीकरण, जहाँ लक्ष्यार्थ को बताने वाले शब्दों का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य अर्थात प्रयोजन के लिए किए जाए, वहाँ प्रयोजनवती मानी गई है। तुलसी का यह प्रसिद्ध दोहा है, देखिए कि कैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो कविवर तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान रामचंद्र जी के को पतंग सूर्य के समान बताया है। इस लक्ष्यार्थ में वह प्रयोजन निहित है, जैसे सूर्य उदित होने से सरोज खिल जाते हैं, सूर्य के उदित होने से सरोज खिल जाते हैं, और सरोजों के खिलने से भौरे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही ऋषि मुनि का राम को मंच पर देखने पर प्रसन्न हो गए हैं, उनके नेत्रों में प्रसन्नता आ गई है, झलकने लगी है। रूढ़ि प्रयोजन तो इस प्रकार है कि रूढ़ि प्रयोजनवती लक्षणा के भेद रूढ़ि। और तो फ्रेंड्स, ये दोहा भी आ सकता है एग्जाम में कि ये दे दिया जाएगा और फिर इसको समझाने का तरीका बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि कैसे कहाँ पर उपयोग हुआ है। तो इसका अर्थ भी इसमें दिया गया है, गौण और शुद्धा। तो इस प्रकार दोनों 2-2 भेद होने से 4 भेद हैं, क्रमशः अग्रानुसार है। तो गौणी रूढ़ि लक्षणा, जहाँ समान गुण अथवा धर्म लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, यह अर्थ रूढ़ि भी हो, वह गौणी लक्षणा भी कहा जाएगा। तो जैसे महेश तो फुर्र हो गया, वहाँ इसमें पक्षी की तरह फुर्र होकर उड़ जाना है, गौणी रूढ़ि है, अर्थात तेजी से चलने वाला अर्थ घोषित होता है। फुर्र हो जाना पक्षी के तेजी से उड़ जाने की गुण बोधक है, परंतु तुरंत चलने व जाने का ही यह रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स
मैं तो अभी पढ़ के बता रही हूँ, तो आप इसको बार बार देख के थोड़ा सा 1-2 बार देखने से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अंतर किसमें कौन है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि गौणी रूढ़ि कौन है, शुद्धा कौन सा है, तो प्रयोजनवादी लक्षणा कहाँ से है, तो ये समझना पड़ेगा, तभी बता सकते हैं कि एक विशेष व्यक्ति के का और विशेष चीज़ों से उपमा किया जाता है, तो उसे विशेष प्रयोजनवादी लक्षणा कहा जाता है। तो इस प्रकार रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा में ये दूसरा प्रयोजनवादी लक्षणा देखा और गौणी रूढ़ि लक्षणा देखा, फिर और होगी, तो फिर आगे भी है। तो फिर फ्रेंड्स आज इतना ही है, आगे की क्लास में और देखेंगे, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।